Hello students, I am Professor Anita Fulchanda Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. Dear students, from today onwards we are going to start class 10 History and Political Science textbook series. So आज से हम 10वीं कक्षा का इतिहास और राजनीतिक शास्त्र जो का टेक्स्ट बुक है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का उसके सारे लेक्चर्स अपलोड करने वाले हैं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज ऑलरेडी पढ़ाकर अपलोड कर दिया है। प्लीज चेक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू आवर चैनल। कीप सपोर्टिंग। सो चलिएगा, लेसन नंबर 1 हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, ये हम लेसन लर्न करेंगे विथ फुल्ली एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। So, ये जो lesson है, this lesson is divided into 4 parts. The point number 1, that is tradition of historiography. Then हम पढ़ेंगे modern historiography यानी क्या. Then point number 1.3, development of scientific perspective in Europe and historiography. और point number 4 हम learn करेंगे notable scholars. तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेशन में मैं आपको हर एक वर्ड का मीनिंग तो बता रही हूँ, उसके साथ साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है आपका वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब होता है कि जो इतिहास का अनुसंधान हम इसे कहेंगे, रिसर्च यानी खोजना। Writing and studies are carried out with an objective of understanding the chronology of the past events and their interconnections. This is a continuous process. यानी कि भूतकाल में जो घटनाएं हुई हैं उनका क्रोनोलॉजी जो है, अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ द पास्ट इवेंट्स एंड देयर इंटरकनेक्शंस, उनका क्रमिक संगति बिठाकर उनका आकलन करना, इस उद्देश्य को लेकर इतिहास का जो रिसर्च है, लेखन और जो अध्ययन है वो किया जाता है और ये निरंतर और अखंड रूप में चलने वाली प्रक्रिया है। दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कभी ना खत्म होने वाली ये प्रोसेस है। इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेस द एम्पिरिकल मेथड, जिसे आप कहेंगे लेबोरेटरी मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, इज यूज्ड टू वेरीफाई द अवेलेबल नॉलेज, यानी कि वैज्ञानिक ज्ञान शाखाओं में जो उपलब्ध ज्ञान की सत्यता की पड़ताल करने के लिए प्रायोगिक पद्धति एवं प्रत्यक्ष निरीक्षण का अवलंब किया जाता है। सो दिस मेथड अलाउज formulating laws that remain true irrespective of the time and space. तो बच्चों ध्यान में रखिएगा, इस पद्धति के आधार पर अलग अलग घटनाओं के संदर्भों में सार्वकालिक और सार्वत्रिक जो नियम होते हैं सो उनको स्थापित करना और उन्हीं नियम को पुनः पुनः सिद्ध करना संभव होता है। सो those laws can be tested and proved repeatedly. In historical research, it may not be possible to use the method of laboratory experiments and observations. इसका मतलब क्या है कि इतिहास के अनुसंधान अथवा शोध कार्य, हम अनुसंधान ये थोड़ा हार्ड वर्ड हो रहा है तो हम हिंदी में इसे कहेंगे शोध कार्य, रिसर्च का मतलब जो होता है। सो ये प्रायोगिक पद्धति और प्रत्यक्ष निरीक्षण का अवलंब करना संभव नहीं होता है क्योंकि इतिहास की घटनाएं ऑलरेडी घटित हो चुकी होती है, इवेंट्स ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट। So this is so because we were not present in the historical time and space and the historical events cannot be recreated. और वो जो घटनाएं घटित हो चुकी होती है सो उनका निरीक्षण करने के लिए हम वहाँ उपस्थित तो नहीं होते हैं और उन घटनाओं को दोहराया भी नहीं जा सकता, right? So also in history it is not possible to formulate laws that remain true irrespective of the time and space. So ध्यान में रखिएगा कि ये जो सार्वकालिक और सार्वत्रिक नियम स्थापित करना या फिर उन नियमों को सिद्ध करना यहाँ पर संभव नहीं होता है, यानी कि जो पास्ट में इवेंट हैपन हो चुके हैं आप पास्ट में जाके तो उनको वापस से रिपीट नहीं करवा सकते। So this is the thing over here. So to begin, we need an expert who knows the language and script of a historical document in order to read it and understand its meaning. So देखिए, सबसे पहले जो ऐतिहासिक दस्तावेज है उन्हें लिखने के लिए जिस भाषा और लिपि का प्रयोग किया होगा उस दस्तावेज का वाचन करने और उसका अर्थ समझने के लिए उस भाषा और लिपि को पढ़ सकने वाले विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। Also, the expert can examine the authenticity of the documents by using criteria such as lettering style, author style of writing, manufacturing date and type of paper, stamps of authority, etc. So देखिए, जो विशेषज्ञ होता है, ठीक है, जो एक्सपर्ट रहता है, सो
वो जो एक्सपर्ट रहता है तो उसे सिर्फ वो जो लिपि है या फिर जो भाषा है उसका ज्ञान होने से कुछ नहीं होता, लेकिन इसके बजाय जो अक्षर की बनावट अर्थात आकार प्रकार, लेखक की भाषा शैली, उपयोग में लाए जाने वाला जो कागज का निर्माण, वो उसका जो समय हो, उसके बाद वो कागज का जो प्रकार है, अधिकार दर्शक मुद्रा, इन जैसी अलग अलग बातों के विशेषज्ञ संबंधित दस्तावेज मौलिक है अथवा नहीं. Such a document is further scrutinized by a historian with the help of relevant historical references. तो इसे निश्चित करने हेतु सहायता कर सकते हैं और इतिहास तज्ञ ऐतिहासिक संदर्भों का तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर जो दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स उन्हें मिलते हैं. So methods of various disciplines are useful in historical research. तो देखिए कि उनकी जानकारी की विश्वसनीयता की पड़तालना भी करना पड़ता है. So कुछ methods हैं. There are various methods. Methods of various disciplines are useful in historical research. में इतिहास संशोधन कार्य में जो methods यूज की जाती है, like for example archaeology. इसका मतलब होता है पुरातत्व. Archival science यानी कि हस्तलेखा, या फिर आप इसको मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी कहेंगे. मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी का मतलब होता है पांडुलिपियों का अध्ययन. आर्कियोलॉजी का मतलब है पुरातत्व अभिलेखागार. आर्काइवल साइंस यानी कि हस्तलेखों अथवा पांडुलिपियों का अध्ययन. एपिग्राफी स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, इसका मतलब है कि पुराभिलेख या फिर अक्षर आकार विज्ञान. एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल यानी कि जो भाषा रचना विज्ञान हम इसे कहेंगे लेटरिंग स्टाइल. उसके बाद लिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है मुद्रा विज्ञान. न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ कॉइन्स यानी कि इसे आप कहेंगे मुद्रा विज्ञान. ओके. और जो जेनियोलॉजी इसे कहेंगे स्टडी ऑफ लाइनेज यानी कि वंशावली का अध्ययन. यहाँ पर देखिए ये चार्ट आपको इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है. ये 4 मार्क्स के लिए आ सकता है. दैट इज ड्रॉ एन हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड डायग्राम. सो देखिए आई एम एक्सप्लेनिंग यू राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव यानी कि इतिहास की प्रस्तुति. देखिए पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ. एग्जामाइनिंग रेलिवेंट रेफरेंसेस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन यानी कि उपलब्ध ऐतिहासिक जानकारी के संदर्भों की पड़तालना करना. Then number 2, collecting historical information, ऐतिहासिक जानकारी का संकलन करना. Highlighting the process that lead to historical transitions, ऐतिहासिक परिवर्तनों के लिए कारण बनी प्रक्रियाओं का स्वरूप अधोरेखांकित करना. Carrying out comparative analysis यानी कि उसका तुलनात्मक विश्लेषण करना. Number 3 हम पढ़ेंगे that is understanding the references regarding time and space of the given historical events and also various conceptual frameworks used in historical research method. विशिष्ट ऐतिहासिक घटना की उपलब्ध जानकारी के स्थान, कलात्मक संदर्भ तथा जो ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति है, सो इनकी अलग अलग अवधारणा वाली चौखटों का आकलन करना, उन्हें समझ के लेना. नंबर 4 है फॉर्मुलेटिंग रेलिवेंट क्वेश्चंस इन व्यू ऑफ द हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, ऐतिहासिक संदर्भों के साथ संबंधित जो प्रश्न है उनको प्रस्तुत करना. फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस यानी कि संभावित परिकल्पनाएं प्रस्तुत करना. देन लास्ट इज क्रिटिकली एग्जामिनिंग ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के साधनों का विश्लेषणात्मक अनुसंधान करना. So these are some things बच्चों कि आपको ये ध्यान में रखनी है. So these are the writings of historical narrative and this is the historical research method. जो अलग अलग methods यहाँ पर बताए गए हैं. अभी हम पॉइंट नंबर 1.1 लर्न करेंगे. ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी यानी कि इतिहास लेखन की परंपरा. We have learned, हमने पढ़ा है about the historical research method, critically examining the historical sources and writing the historical narrative. यानी कि आपने इतिहास में उपलब्ध प्रमाणों का जो पढ़ाई किया है उसके अनुसार भूतकाल में जो घटनाएं घटती है या फिर संरचना किस प्रकार की जाती है यह आपने पढ़ा है. The writing of critical historical narrative is known as historiography. वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए. सो द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी यानी कि इतिहास की, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, इस प्रकार प्रस्तुति अथवा संरचना करने की लेखन पद्धति को इतिहास लेखन कहते हैं. A scholar who writes such a narrative is a historian. और जो इसकी रचना करता है, संरचना करने वाला जो इंसान रहता है, जो रिसर्च करने वाला पर्सन है, उसे आप कहेंगे हिस्टोरियन यानी कि
इतिहासकार, हिंदी में हम इसे इतिहासकार कहेंगे। The historian cannot include every past event in his narrative. अभी देखिए, इतिहास की प्रस्तुति अथवा संरचना करते समय इतिहासकार के लिए भूतकाल में जो हर एक घटना घटी है, तो उस हर एक घटना का उल्लेख करना तो पॉसिबल नहीं है। The inclusion and interruption of historical events by the historian after depends on the conceptual framework adopted by him. यानी कि यहाँ पर देखिए कि इतिहास लेखन जब वो करता है इतिहासकार, उस समय किन घटनाओं का चुनाव वो करता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इतिहासकार पाठकों तक क्या लेके जाना चाहता है। His style of writing is determined by that conceptual framework. और ये जो इतिहासकार है, चुनी हुई घटनाएं और उनको प्रस्तुत करना जो इतिहासकार द्वारा एक वैचारिक दृष्टिकोण है, उसकी लेखन शैली जो है उसको दर्शाता है। आगे हम पढ़ेंगे द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नैरेटिव, यानी कि जो एक इतिहास लेखन की परंपरा है, दैट इज हिस्टोरियोग्राफी। सो दैट वाज नॉट प्रिवेलेंट इन द एंशिएंट सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में इस प्रकार इतिहास लेखन की परंपरा पहले से नहीं थी। However, that does not mean that they were not aware of the historical time or were not eager to know about it. तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उन लोगों को भूतकाल का कुछ ज्ञान या फिर उसमें उनको कुछ हम कहेंगे रुचि या फिर जिज्ञासा नहीं थी। Ancient people, यानी कि जो पूर्वज हैं, also felt the need of passing on the stories of the life and valor of the ancestors to the next generation. अपने बड़े बुजुर्ग लोगों द्वारा सुनी हुई हमारे पूर्वजों के जीवन और वीरता पराक्रम की बातें अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की आवश्यकता उस समय भी अनुभव होती थी। Ancient communities all over the world used various means like cave paintings. यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो ये परंपरा है, एंशियंट कम्युनिटीज है, तो उन्होंने क्या किया था, अलग अलग प्रकार से, यानी कि केव पेंटिंग्स का मतलब होता है गुफाओं में बनाई चित्र, स्टोरी टेलिंग यानी कि कहानी कहना, सिंगिंग सॉन्ग्स गीतों यानी कि शौर्य गीतों का बोलना, बलाड्स यानी शौर्य गीत। For this purpose, these traditional means are looked upon as the sources of history in the modern historiography. So बच्चों ध्यान में रखिएगा। So ये जो शौर्य गीत है, कहानी कहना या फिर गुफाओं में बनाए गए चित्रों द्वारा स्मृतियों का संरक्षण करना, इन जैसी परंपराएं विश्व की संस्कृतियों में अति प्राचीन समय से विद्यमान थी और आधुनिक इतिहास लेखन में इन्हीं परंपराओं का उपयोग साधनों के रूप में किया जाता है। पॉइंट नंबर 1.2 अभी हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी यानी कि आधुनिक इतिहास लेखन। 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। 4 मार्क्स के लिए ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। आधुनिक इतिहास लेखन की विशेषताएं लिखिए। सो नंबर 1 है इट्स मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। यह पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है। इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रेलेवेंट क्वेश्चंस। इसका प्रारंभ उचित प्रश्नों की प्रस्तुति के साथ होता है। नंबर 2 है these क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक यानी कि यह मानव केंद्रित है। एंथ्रोपोसेंट्रिक यानी मानव केंद्रित। It means that these questions are about the deeds of the members of ancient human societies of a particular period. यानी कि इसका मतलब है कि यह भूतकालीन विभिन्न मानवीय समाज के सदस्यों द्वारा विशिष्ट कालावधि में किए गए कार्य या फिर व्यापार से संबंधित ये प्रश्न होते हैं। हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटररिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स। इतिहास में उन कार्य व्यापारों का संबंध दैवी घटनाओं अथवा देवी देवताओं की कथा कहानियों के साथ जोड़ने का प्रयास किया नहीं जाता है। यह बात ध्यान में रखिएगा। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर हम लर्न करेंगे दैट इज answers to these questions are supported by reliable evidence. Evidence यानी कि जो हम इसे कहेंगे what we say प्रमाण, ठीक है। So ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों के इतिहास में दिए गए उत्तरों को विश्वसनीय प्रमाणों का आधार प्राप्त रहता है। And number 4, history presents a graph of mankind journey with the help of past human deeds. और भूतकाल में मानव समाज द्वारा किए गए कार्य व्यापारों के आधार पर इतिहास में मानव समाज की प्रगति का अनुमान किया जाता है। So it is said that the modern historiography with above characteristics has its roots in the ancient Greek historical writings. तो बच्चों ध्यान में रखिएगा
ये जो हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, इससे हमें क्या पता चलता है कि आधुनिक इतिहास लेखन की परंपरा के बीच या प्राचीन ग्रीक अर्थात यूनानी इतिहासकारों के लेखन में पाए जाते हैं। हिस्ट्री इज ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म, यानी कि हिस्ट्री जो है यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। Herodotus, the Greek historian of the 5th century BCE before Christ era इसे कहते हैं, used it first for his book entitled The Histories, यानी कि देखिए कि इस बिफोर क्रिस्ट एरा यानी कि ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हेरोडोटस नामक ग्रीक इतिहासकार था, और ये ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया अपने द हिस्ट्रीज ग्रंथ में। उन्होंने यह शीर्षक में किया। तो द हिस्ट्रीज इज रिटन बाय whom? इट इज रिटन बाय हेरोडोटस द ग्रीक हिस्टोरियन। ये ध्यान में रखिएगा, इन द 5th century BCE यानी कि बिफोर क्रिस्ट एरा, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी, ये ध्यान में रखना है आपको। सो बच्चों यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक चीज नहीं एक्सप्लेन की है, दैट इज द थिंग इज कि क्या आपको पता है, आपके टेक्स्ट बुक में ये आया है आपको इंफॉर्मेशन के लिए, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन द, ये जो म्यूजियम है दैट इज लूव्र। क्या है? लूव्र। इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन द लूव्र म्यूजियम, जो फ्रांस के लूव्र संग्रहालय का सबसे अति प्राचीन शिलालेख। इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख, या पत्थर पर आपको कुछ तो लिखा हुआ दिख रहा है, राइट? सो इसे शिलालेख कहते हैं। शिला यानी कि पत्थर और लेख यानी जो इस पर लिखा हुआ है। द अबव पिक्चर शोज अ फ्रैगमेंट ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन। ऊपर के चित्र में हाथ में ढाल और भाला लिए हुए सैनिक और अनुशासित पंक्ति और उसका नेतृत्व करते हुए सेनानी दिख रहे हैं। अ फॉरवर्ड मार्चिंग फाइल ऑफ सोल्जर्स हियर, द जनरल इज इन द front. The tradition of recording historical event can be tracked back to Sumer civilization in Mesopotamia. ऐतिहासिक घटनाओं का लिखित अंकन करने की परंपरा का प्रारंभ, बच्चों ध्यान में रखिएगा, मेसोपोटामिया की सुमेर संस्कृति में हुआ था। The names of Sumerian kings and the stories of battles fought by them have been preserved in various inscriptions. और ऐसा वर्तमान स्थिति में कहा जा सकता है, सुमेर साम्राज्य के राजाओं और उनके बीच हुए संघर्षों की कहानियों का वर्णन तत्कालीन शिलालेखों में संरक्षित रखा गया है। The earliest inscription shown above dates back to 4500 before Christ era. It records a battle fought between two kingdoms. It is now displayed at the Louvre Museum in France. अभी देखिए उनमें सबसे अति प्राचीन शिलालेख लगभग 4500 वर्ष प्राचीन है। शिलालेख में सुमेर के तत्कालीन दो राजाओं के बीच हुए युद्ध का अंकन हुआ है, और इस समय यह शिलालेख फ्रांस के विश्वविख्यात लूव्र संग्रहालय में रखा गया है। तो ये बातें तो हमने जान लिया। अभी हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 1.0। दिस इज अबाउट डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी। आधुनिक इतिहास लेखन के बाद अभी हम पढ़ेंगे यूरोप में हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और इतिहास लेखन। Till the 18th century Christ era, Europe had achieved a remarkable progress in the fields of philosophy and science. तो बच्चों ध्यान में रखिए, 18वीं शताब्दी तक यूरोप में दर्शन और विज्ञान क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। Scholars by then had come to believe in the possibility of studying the social and historical truths by applying scientific methods. वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हुए सामाजिक और ऐतिहासिक यथार्थों का भी अध्ययन करना संभव है, और यह विश्वास विचारकों को होने लगा था। Now the philosophical discussions focused more and more on the objectivity in history and historiography. तो आगामी समय में यूरोप अमेरिका में इतिहास और इतिहास का लेखन जैसे विषयों पर बहुत विचार मंथन हुआ। इसका फलस्वरूप क्या हुआ कि इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता को महत्व प्राप्त हो गया है। Prior to the 18th century, all European universities were interested only in the philosophical discourse revolving around divine phenomena. तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि 18वीं शताब्दी से पूर्व यूरोप के विश्वविद्यालयों में हर जगह ईश्वर संबंधी विचार विमर्श करना और उस संबंध में दर्शन जैसे विषयों को ही अधिक महत्व दिया गया था। But however, gradually this scenario began to change. In 1737 Christ era, the Göttingen University was founded in Germany. अभी देखिए यहाँ पर कि 1737 में
जर्मनी के गॉटिंगटन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और दिस यूनिवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम हैड एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री और इस विश्वविद्यालय में पहली बार इतिहास विषय को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ। लेटर बाद में अदर जर्मन यूनिवर्सिटीज आल्सो बिकेम सेंटर्स ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज। इसके पश्चात जर्मनी के अन्य विश्वविद्यालय भी इतिहास के अध्ययन केंद्र बने। यहाँ पर हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 1.4, दिस इज अबाउट नोटेबल स्कॉलर्स। अभी हम महत्वपूर्ण विचारक देखेंगे। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए, इसको ध्यान से सुनिएगा। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेनी स्कॉलर्स आर इम्पोर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। इतिहास लेखन के विज्ञान का विकास होने में उनके विचारकों का योगदान प्राप्त हुआ है। लेट अस हैव अ लुक एट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्यू नोटेबल स्कॉलर्स। कुछ महत्वपूर्ण विचारकों की जानकारी हम देखेंगे। द फर्स्ट इज रेने देकार्टे, रेने देकार्त, ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन रेने देकार्त है। रेने देकार्त का टाइम पीरियड है 1596 to 1650। Rene Descartes was the foremost among scholars who insisted on verifying the reliability of historical documents by critically examining them. इतिहास का लेखन करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ऐतिहासिक साधनों की विशेषता कागजातों की विश्वसनीयता की जांच करना आवश्यक है और यह विचार आग्रह पूर्वक रखा जा रहा था। Among the rules given by him in his book, अभी यह विचार रखने वालों में इन्होंने देखिए फ्रांसीसी जो ये discourse on the method, the following is supposed to have a great impact on the scientific method of research, never to accept anything for the true till all grounds of doubts are excluded। तो इनके द्वारा ये जो डिस्कोर्स ऑन द मेथड जो ग्रंथ इन्होंने लिखा है, इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से एक नियम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और वह नियम है कि जब तक कोई बात सत्य है ऐसा निसंदेह रूप से आपको पता नहीं होता है तब तक उसे कदापि स्वीकार नहीं करना चाहिए। सो who said these lines? These lines said by Rene Descartes, ध्यान में रखिएगा। Now the second one scholar is Voltaire। वोल्टायर का टाइम पीरियड था 1694 to 1778। वोल्टायर्स ओरिजिनल नेम वाज, यहाँ पर देखिएगा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ वोल्टायर? दैट इज, उनका जो वास्तविक नाम है फ्रांसवा मरी अरुए, फ्रांसवा मरी अरुए। He was French, वो फ्रांस के थे। He opined that along with objective truth and chronology of historical events, considering social traditions, trade economy, agricultural etc. तो देखिएगा इनका जो नाम था वो था फ्रांसवा मरी अरुए, फ्रांसीसी। ये जो वोल्टायर थे, ठीक है, इनको किस नाम से पहचाना जाता था? वोल्टायर। और इन्होंने इतिहास के लेखन हेतु यह विचार प्रस्तुत किया कि वस्तुनिष्ठ सत्य और घटनाओं के कालक्रम तक ध्यान केंद्रित न करते हुए तत्कालीन समाज में जो प्रचलित परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस है, जो ट्रेड है, व्यापार है, जो इकोनॉमी है, आर्थिक व्यवस्था है, एग्रीकल्चर यानी कृषि है, इन सभी घटकों का विचार करना भी आवश्यक है। was also equally important in historiography, और it gave rise to the thought that understanding all aspects of human life is important for history writing। और इससे क्या हुआ, ध्यान में रखिएगा बच्चों, कि इसका परिणाम स्वरूप इतिहास को प्रस्तुत करते समय अथवा उसकी रचना करते समय मानवीय जीवन का सर्वांगीण विचार किया जाना चाहिए, इस विचार को महत्व प्राप्त हुआ। Thus it is said that Voltaire was the founder of modern historiography। वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। Who was the founder of modern historiography? That is Voltaire। कि इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि वोल्टायर आधुनिक इतिहास लेखक का जनक था। नेक्स्ट जो है दैट इज जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल। इसका टाइम पीरियड है 1770 to 1831। इनका मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ, यहाँ पर है। तो चलिए इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। हेगल was a German philosopher। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल ये जर्मनी के फिलोसोफर थे। He insisted that the historical reality should be presented in a logical manner। और इन्होंने वास्तविकता को तर्कशुद्धता पद्धति द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ऐसा कहा। To him the timeline of historical events was indicative of progress। इतिहास का घटनाक्रम प्रगति के चरणों को दर्शाता है। He also thought, वो सोचते थे that the presentation of history is bound to change over time as new evidence would come forth। और उनका यह कहना था कि इतिहास की प्रस्तुति अथवा रचना में इतिहासकार को समय समय पर उपलब्ध होने वाले प्रमाणों के अनुसार बदलते जाना स्वाभाविक है। Then
With Hegel's philosophy, many scholars were convinced that historical methods were not of lesser quality, though they differed from scientific methods. और इसके परिणाम स्वरूप अनेक जो फिलोसोफर्स थे उनको यह विश्वास हुआ कि इतिहास की अध्ययन पद्धति विज्ञान की पद्धतियों की तुलना में अलग है, फिर भी उसकी गुणवत्ता कम नहीं है. The collection of his lectures and articles is published in a book entitled Encyclopedia of Philosophical Sciences. ध्यान में रखिएगा, which book is written by George Wilhelm Friedrich Hegel, that is Encyclopedia of Philosophical Sciences. यह बुक इन्होंने लिखा. His book Reason in History is well known. और एक बुक जो उन्होंने लिखी that is Reason in History. ध्यान में रखिएगा, Encyclopedia of Philosophical Sciences and Reason in History written by George Wilhelm Friedrich Hegel. अभी हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेंगे. इट इज गुड टू नो दिस, समझ में लीजिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन. अकॉर्डिंग टू हेगल, ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ एनी इवेंट हैपेंस इन टर्म्स ऑफ टू डायरेक्ट अपोजिट्स. हेगल के मतानुसार किसी भी घटना का अर्थ स्थापित करने के लिए उसका वर्गीकरण दो विरोधी वर्गों में करना पड़ता है. Human mind cannot understand the true nature of that event without understanding the opposites, for example, true, false, good, bad. तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जैसे सच झूठ अच्छा बुरा, इस पद्धति को डायलेक्टिक्स कहते हैं. एंड इस पद्धति में पहले एक सिद्धांत स्थापित किया जाता है. In order to understand the true nature of a thing, one needs to know both true and false. Similarly, good and bad. This method of analysis, which is based on opposite, is known as dialectics. In this method, a theory is proposed at the beginning, which is called thesis. So ध्यान में रखिएगा बच्चों, इस पद्धति में पहले एक सिद्धांत स्थापित किया जाता है, तो उसे और उसके बाद उस सिद्धांतों को काटने वाला प्रति सिद्धांत स्थापित किया जाता है. Then another theory is proposed which is contrary to the thesis. It is called antithesis. After a thorough logical discussion of the both, a new thesis is proposed which includes the gist of both the thesis and the antithesis. तो अब इन दोनों सिद्धांतों का तार्किक खंडन मंडन किया जाता है. And this process of arriving at the new thesis is called synthesis. तो इसे ही क्या कहा जाता है? समन्वयात्मक रचना इसे कहा जाता है. अभी आगे के जो स्कॉलर है वो हम देखेंगे, दैट इज लियोपोल्ड वॉन रैंके. लियोपोल्ड वॉन रैंके, इनका टाइम पीरियड था 1795 to 1886. Historiography of the 19th century was greatly influenced by the thoughts of लियोपोल्ड वॉन रैंके ऑफ बर्लिन यूनिवर्सिटी. ये कहाँ से थे? बर्लिन यूनिवर्सिटी. 19वीं शताब्दी में किए जा रहे इतिहास लेखन की पद्धति पर प्रमुखतः बर्लिन विश्वविद्यालय के लियोपोल्ड वॉन रैंके के विचारों का प्रभाव दिखाई देता है. He spoke about the critical method of historical research. उन्होंने बताया कि इतिहास विषय के अनुसंधान में विश्लेषणात्मक पद्धति किस प्रकार होनी चाहिए. He put emphasis on the utmost importance of information gathered through original documents. यहाँ पर देखिए, मूल दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त जानकारी सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, इस बात पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया. He also stated that all types of documents associated with a historical event need to be examined with greatest care. और उन्होंने ये भी कहा कि इस पद्धति द्वारा ऐतिहासिक सत्य तक पहुंचना संभव होता है, यह विश्वास उन्होंने व्यक्त किया. उसके बाद he believed that with this method it was possible to reach the historical truth. और उन्होंने ये भी सोचा कि इस पद्धति से हम हिस्ट्री के ट्रूथ यानी कि सत्य तक पहुंच सकते हैं, ऐतिहासिक सत्य तक. ही क्रिटिसाइज्ड इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री. उन्होंने इतिहास के लेखन में काल्पनिकता के उपयोग के क्रिटिसाइज किया यानी आलोचना की. कलेक्शन ऑफ हिज आर्टिकल्स इज पब्लिश्ड इन 2 books entitled द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. ध्यान में रखिएगा, लियोपोल्ड वॉन रैंके ने द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री और द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये 2 बुक्स लिखे. ठीक है, आगे का हम देखेंगे हु इज कार्ल मार्क्स. ये आपको 2 मार्क्स इस पे डेफिनेटली आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा. इनका टाइम पीरियड था 1880 to 1883. In the latter half of the 19th century, a new school of thought arose keeping in view the new thesis formulated by Karl Marx. ध्यान में रखिएगा, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कार्ल मार्क्स द्वारा स्थापित सिद्धांतों के परिणाम स्वरूप इतिहास की ओर देखने के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाली वैचारिक प्रणाली अस्तित्व में आ गई. According to Karl Marx, history was not about abstract ideas, it was about living people. कार्ल मार्क्स जो थे, इनके अनुसार
इतिहास अमूर्त कल्पनाओं का नहीं होता है, वह जीवित मनुष्य का होता है। Human relationships are shaped by the fundamental needs of people and the ownership as well as nature of prevalent means of production to meet those needs। यानी मनुष्य मनुष्य के बीच के रिश्ते नाते उनकी मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले उपलब्ध संसाधनों के स्वरूप और स्वामित्व पर डिपेंड करते हैं। The accessibility of this means to different strata of the society may not be equal। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि विभिन्न वर्गों को समान मात्रा में यह जो समाज के विभिन्न वर्गों को समान मात्रा में ये प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन दिस इनइक्वालिटी जो असमानता इट कॉजेज अ डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू क्लासेस लीडिंग टू क्लास स्ट्रगल। लेकिन इससे क्या होता है, वर्ग संघर्ष निर्माण हो जाता है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, कार्ल मार्क्स कहते हैं ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल एज द क्लास दैट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट्स द रेस्ट ऑफ द क्लासेस। उन्होंने कहा है कि मानव का इतिहास ऐसे ही वर्ग संघर्ष का इतिहास है। जिस वर्ग के नियंत्रण में उत्पादन के संसाधन होते हैं, वह वर्ग अन्य वर्गों का आर्थिक शोषण करता है। दास कैपिटल, a treatise written by him is the most referred book all over the world। दास कैपिटल यह पूरे जग में विख्यात, पूरे विश्व में ये उनकी जो पुस्तक है ये प्रसिद्ध है। यह विचार उन्होंने जो अन्य वर्गों का आर्थिक शोषण होता है, यह सब विचार उन्होंने इसमें लिखे हैं। दास कैपिटल इज रिटन बाय कार्ल मार्क्स, ये ध्यान में रखिएगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे एनल्स स्कूल यानी कि एनल्स प्रणाली। एट द ऑनसेट ऑफ द 20th century a new school of historiography arose in France which is known as Annals School। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में फ्रांस में एनल्स नाम से जाने वाली इतिहास लेखन की प्रणाली का प्रारंभ हुआ। Annals School gave a new direction to history writing। इन्होंने इतिहास लेखन को एक अलग ही दिशा प्रदान कर दी। Annals School gave a new direction to history writing। It was recognized now that history is not only about the political events, kings, great leaders, and accordingly politics, diplomacy, and wars, but also about the climate, local people, agriculture, trade, technology, means of communication, social divisions, and their collective psychology, etc। ध्यान से सुनिएगा, इतिहास का जो पढ़ाई है या फिर उसका जो अध्ययन है, यह राजनीतिक गतिविधियां, राजाओं, महान नेताओं और उनके अनुषंगिक रूप में राजनीति, कूटनीति और युद्ध पर केंद्रित न करते हुए तत्कालीन जो जलवायु है, स्थानिक जन है, जो किसान है, जो व्यापार है, जो प्रौद्योगिकी है, यातायात की जो सुविधाएं है, संपर्क के जो साधन है, सामाजिक विभाजन है और समूह की मानसिकता, इन जैसे विषयों का अध्ययन करना भी महत्वपूर्ण माना जाने लगा। और इन द हिस्टोरिकल टाइम्स द एनल स्कूल वाज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियंस। ध्यान में रखिएगा, एनल स्कूल किसने प्रारंभ किए थे? दैट इज फ्रांसीसी इतिहासकारों ने। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, इसका मतलब है स्त्रीवादी इतिहास लेखन। स्त्रीवादी इतिहास लेखन, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मीन्स द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन। स्त्रीवादी इतिहास लेखन से तात्पर्य स्त्रियों के दृष्टिकोण से की गई इतिहास की पुनर्रचना। राइटिंग्स ऑफ सिमोन डे बिएवर हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म। फ्रांसीसी जो एक फिलोसोफर थे दैट इज सिमोन, यहाँ पर आपको दिया है सिमोन डे बिएवर इनका नाम है। तो इन्होंने स्त्रीवाद की मौलिक भूमिका स्पष्ट की। शी वॉज फ्रेंच, वो कौन थी? फ्रेंच की थी। Then the feminist historiography emphasized not only on the inclusion of women in history but also on the rethinking of the male-dominated perspective of history। इन्होंने सिर्फ स्त्रीवादी इतिहास लेखन में स्त्रियों को स्थान देने के साथ साथ इतिहास लेखन के क्षेत्र में पुरुष प्रधान दृष्टिकोण पर भी उन्होंने पुनर्विचार करने पर बल दिया। इसी के साथ it drew historical research to focus in depth on various aspects of women's life such as their employment, their role in trade union institutions, working for their cause, their family life, etc। और उन्होंने स्त्रियों के जीवन से जुड़े नौकरी, रोजगार, ट्रेड यूनियन, उनके लिए कार्यरत संस्थान, स्त्रियों का पारिवारिक जीवन, इन जैसे विभिन्न पहलुओं पर विस्तार में विचार करने वाला एक रिसर्च स्टार्ट किया। Then in the historical writing after 1990, women were portrayed as an independent social class। यहाँ पर ध्यान देखिए, 1990 के बाद यह दिखाई देता है कि स्त्री को एक स्वतंत्र सामाजिक वर्ग मानकर इतिहास लिखे जाने पर बल दिया गया है। अभी हम देखेंगे
माइकल फुको का टाइम पीरियड है 1926 टू 1984। द फ्रेंच हिस्टोरियन ऑफ द 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं शताब्दी के फ्रांसीसी इतिहासकार माइकल फुको ब्रॉट फोर्थ न्यू कॉन्सेप्ट इन हिस्टोग्राफी। इन्होंने इनके लेखन द्वारा एक नई इतिहास की हिस्टोग्राफी के कॉन्सेप्ट को उन्होंने जन्म दिया। He, in his book Archaeology of Knowledge, argued that the prevailing practice of arranging historical events in a chronological order, यानी कि आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये जो इनका बुक है, इसमें इन्होंने कहा है कि इतिहास की काल क्रमानुसार अखंड रूप में जो प्रस्तुति है अथवा जो रचना है, इसकी पद्धति जो है इट इज नॉट राइट, ये उचित पद्धति नहीं है। He drew attention to the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth but attempts to explain various transitions in the past। इन्होंने ये भी कहा कि पुरातत्व में अंतिम सत्य तक पहुंचना उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन भूतकाल में हुए परिवर्तनों का स्पष्टीकरण करने का वो एक प्रयास होता है, और ये जो तथ्य रहता है तो इसकी ओर उन्होंने ध्यान खींचना शुरुआत किया। Foucault felt that explaining the transition in history is more important. He called his method the archaeology of knowledge। देखिएगा यहाँ पर माइकल फुको ने क्या किया कि इतिहास में उल्लेखित परिवर्तनों को स्पष्ट करने पर बल दिया और अंत में उसने इस पद्धति को द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज कहा। Foucault subjected the so far unacknowledged areas by historians such as psychological disorders, science of medicine, prison administration, etc. to historical analysis। इतिहासकारों ने इससे पूर्व मनोविकार, चिकित्सा विज्ञान, कारागार प्रबंधन जैसे विषयों पर विचार नहीं किया था, परंतु माइकल फुको ने इन विषयों पर इतिहास की दृष्टि से विचार किया। Thus the scope of historiography kept continuously expanding, और इससे इतिहास लेखन की व्याप्ति विस्तारित होने लगी। Writing of histories of various subjects like literature, architecture, sculpture, drawing and painting, music, dance, drama, films and television etc. came into practice। और इसी से जो देखिए लिटरेचर यानी कि साहित्य, आर्किटेक्चर यानी कि स्थापत्य, स्कल्पचर यानी शिल्पकला, चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला, उसके बाद नाट्य कला, फिल्म निर्माण, दूरदर्शन जैसे विविध विषयों के स्वतंत्र इतिहास लिखे जाने लगे। सो आई होप कि आज का लेसन आपको मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करवा दिया है। यू गाइज अंडरस्टूड दिस लेसन वेरी वेल। मुझे कमेंट्स थ्रू जरूर बताना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, नए लेक्चर्स अपडेट होती है आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, फैमिली, फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।